एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है सिद्धांशु त्रिवेदी सर जो हैं उनकी ओवैसी के साथ ये डिबेट हो रही है ऑन इस्लामिक डिबेट एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर। सो गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब दिया है सिद्धांशु त्रिवेदी जी ने, कैसे धोया है ओवैसी को। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा और ओरिजिनल वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन के आधार पर इंसाफ होगा। आप वकील हैं, एक तरफ तराजू पर हिंदू, एक तरफ मुसलमान होगा। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग कोर्ट की जरूरत है? ईरान अफगानिस्तान बनाएंगे आप? नहीं, ईरान अफगानिस्तान से हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं मालूम आपको इतनी क्यों मोहब्बत पैदा होती है मुझे देखते ही ईरान अफगानिस्तान के ताल्लुक़ से। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंसाफ का कोई मज़हब नहीं होता। अगर इंसाफ ये कहता है कि किसी हिंदू को इंसाफ मिलना, मुसलमान को नहीं मिलना, तो इंसाफ का होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दारुल ख़ज़ा है, जिसको आप लोग अपनी मीडिया की टर्मिनोलॉजी में शरिया कोर्ट कहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2014 में विश्वलोचन साहब कोर्ट को गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। जस्टिस प्रसाद और जस्टिस पीसी घोष ने जजमेंट दिया और ये रियफर्म हुआ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से भोपाल का गया। तो ये है क्या? ये है कि जब तक दो मुस्लिम पार्टीज किसी काजी के पास नहीं जाते, ये पूरी टोक रही हूँ सर, लेकिन आप ही की इजाजत से, इससे पहले कि आप सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बोलने के लिए कसूरवार ठहराएं, जरा ये मामला जो विश्वलोचन मैदान का आप बार बार बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, क्या ये वही मामला नहीं है जो कुकड़ा विलेज मुजफ्फरनगर का मामला है? उसी का जिक्र है, क्योंकि वहां पर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। देखिए ये मामला, एक मिनट में एक सेंटेंस ससुर ने किया। सबसे पहले वर्डिक्ट आया उसके खिलाफ कि अपने पति को अब तुम अपना बेटा मान लो और ससुर को पति मान लो। फिर दारुल उलूम ने कहा सही कहा है, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा। इमराना के केस की बात, आप इमराना सुनिए, पूरी दुनिया में उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये है वहां पर। आप जाइए ना, और ये 33 ऐसे काउंसिल्स हैं हमारे मुल्क में, पिछले 1993 से चल रहा है। अब अचानक इसको ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप हर जिले में लाना चाहते हैं ना? हाँ, तो इसमें हर जिले में अगर होगा तो इसलिए होगा अगर वहां पर कोई मुसलमान को शिकायत है, दोनों पार्टीज राजी होते हैं, वो काजी के पास जाते हैं, वो एक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और वो चाहें तो उसको अपना या ना अपना। सुधांशु त्रिवेदी, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, फिर क्या परेशानी है? इन्होंने कहा कि एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म तो हर जिले में क्यों? भारत के तो हर गांव में था, गांव पंचायत होती थी, बैठ के जो छोटे मसले सुलझा लेती थी, उसमें तो कभी नहीं होता था ये नॉलेज गांव की पंचायत होती। तो आप एक अलग से जिले में क्यों लाना चाह रहे हैं? दूसरी बात आपने कही, साहब इंसाफ का मजहब होता है। कैसे? पोटा हमने लगवाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, पहला काम किया, पोटा को स्ट्रक डाउन किया। किस बेस पे? पोटा के कोर्ट के डिसीजन थे सारे। मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, इसलिए पोटा ही हटा दो। चलिए, वो तो हम लाए थे। अरे टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के जमाने में हटा। लाई भी कांग्रेस, हटाया भी कांग्रेस। किस बेस पे? मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए हटा दो। तो भैया मैं तो कहना चाहूंगा ओवैसी साहब की गलती थोड़ी है, ये तो जिन लोगों ने किया है उन्होंने तो इनके ऐसे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसाफ का मजहब देखा है। नहीं, जो इस समय शरिया अदालत की वकालत कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मैं ये भी कहूंगा, अरे भाई अगर आपको अपने मजहब के लिए बड़ी इबादत और अकीदत है तो करिए शरिया अदालत ना, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल मैटर में भी करिए। कहिए कि चोर चोरी करते पकड़ा जाएगा, पहले हाथ काट दिए जाएंगे, फिर कोर्ट में जाकर सुनवाई होगी। जवाब दीजिए वैसे साहब। मैं कह रहा हूं चलिए आप दूसरी चीज में लागू करिए, शराब पीते पकड़ा जाए 100 कोड़े लगवा दिया करिए सर, उसके बाद कहिए कोर्ट में जाए। 280 एमपी आप हम तो कह रहे हैं, आप दारुल कसा कह रहे हैं ना, आप अपने तो करवाइए सर। साहब हमारे लोग 100 कोड़े खाने को तैयार हैं, और सुनिए इल्लीगल रिलेशन वाले पकड़े जाएं तो पत्थर मारे जाएं, तब तो आप कहेंगे नहीं उसमें तो मुझे इंडियन पैनल कोड चाहिए, उसमें 100% इंडियन पैनल कोड चाहिए और दूसरे में नहीं चाहिए। अब मैं एक और बात कर रहा हूं, आपने काफी अगर 200 उसी का जवाब दे रहे हो, अगर आप 200 एमपी हैं, आप बदल दीजिए, आप बोल दीजिए कि आईपीसी नहीं चलेगा,
तो कहते हैं IPC सुनिए, अरे ही सुनिए, चलेगा। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, आप बना दीजिए। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें दारुल क़ज़ा कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया नहीं दिया। और सुनिए मेरे, प्लीज आपको पूरा नहीं बता रहे हो लोग। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको फतवा देने का है तो आप थर्ड पार्टी के खिलाफ फतवा नहीं दे सकते। यानी अगर दो पार्टीज ए और बी आएंगे तो आप ओपिनियन देंगे ए और बी के ऊपर, आप डी के ऊपर नहीं बोलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा। लेकिन अगर इमरान का पिता मानता हो धर्म को सर्वोपरि, तो फिर ऐसे में अगर वो पार्टी बन के चले, अगर आप सर एक सेकंड, अगर आप इमरान की बात नहीं सुनिए, दारुल क़ज़ा की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूं यहाँ पर आया। इमरान की बात करना चाह रहे हैं तो फिर उस पर अलग डिबेट करेंगे। सीधा आरोप लगा रही हूँ कि महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन के लिए दारुल क़ज़ा का इस्तेमाल होगा। अच्छा ठीक है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो सरकार कानून लेकर आई है, उसके लिए ये चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं। आप बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? हम ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, इसमें किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं। आप क्यों मुझे ईरान से जोड़ते, सऊदी अरब से जोड़ते, क्यों आप पत्थर फेंकने की बात करते? अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल अपने मुद्दे के ऊपर। एक तो जो आपने कहा हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है कि बड़ा कोर्ट का देखिए इस समय इनको एक लाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। शाहबानो केस में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल माना था कोर्ट के जजमेंट को। 80 रुपए का मुआवजा एक तलाकशुदा महिला को नहीं मिलना चाहिए, संसद में लाके नियम पलट देंगे। आप ये बताइए कि अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा दी बल्कि कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, उसको आप कहते हैं वो तो हालात का मारा था। याकूब मेनन जिसको सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप कहते हैं जुडिशियल किलिंग थी। श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट जिसपे कोर्ट कहता वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, आप उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। तो भैया किसी चीज पे तो आप कोर्ट का मानने को तैयार नहीं है। तस्लीमा नसरीन पे आप मानने को तैयार थे, कोर्ट का जजमेंट। जवाब दे दे। और ट्रिपल तलाक पे आप कहते हैं कोर्ट कौन होता है? बाद में अभी इसी पर नहीं। और एक और बात बताता हूँ, एक वर्ड निकल, केरल की पूरी भड़ास निकली। नहीं पूरी भड़ास नहीं साहब, एक जवाब दीजिए। चलिए मैं रुकते हैं। ऐसा था 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में था। 2006 में केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, कम्युनिस्ट और कांग्रेस सब मिला के, एक भी विधायक ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया था कि अब्दुल नसीर मदनी को छोड़ दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का यूज कर रहे हैं कोर्ट के अगेंस्ट जाने के लिए। अब एक एक लाइन पढ़ के कह रहे हैं, जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड भाई सिंपल सी बात यह है कि सिद्धांशु त्रिवेदी जी बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये बात तो हमें एग्री करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमेशा जब भी बात करते हैं, आप उनकी बातों में देखें, उनकी नॉलेज को देखें कि वो कितनी गहराई में जाकर बात करते हैं, वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं कि अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये बात बहुत गहरी है। इस्लाम के मुताबिक अगर हम देखें तो आई थिंक कि ओवैसी से भी ज़्यादा अगर नॉलेज है तो वो सिद्धांशु त्रिवेदी जी को है। तो मैं इस बात पे उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी गाइस कि जिस तरह से वो जवाब देते हैं और बात को जिस तरह से उन्होंने, ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी जिसमें वो जजमेंट की बात चल रही थी। तो वहाँ पर सिद्धांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि आप जब बात आती है, पहले गांव में जब मामलात होते हैं तो उस टाइम पर कोई मजहब धर्म के अकॉर्डिंगली सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर पंचायत के अकॉर्डिंगली फैसला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पंचायत के अकॉर्डिंगली ही फैसले किए जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं अब लोग मज़हब के तौर पर कर रहे हैं, उनके इस्लामिक रूल्स अलग हैं, उसके रूल्स अलग हैं, इस तरह से करके चल रहे हैं। लेकिन पहले के दौर में अगर हम देखें या विलेज साइड पे देखें तो वहाँ पर आप धर्म मज़हब के अकॉर्डिंगली कोई फैसला नहीं लेते हो, आप गांव की पंचायत के मुताबिक फैसला लेते हो। पहले बात सुनते हो, उसके बाद उसको जवाब देते हो। तो ये तरीकाकार होता है। खैर गाइस, ओवरऑल अच्छा वीडियो था भाई। क्या नॉलेज है, लेवल की नॉलेज है। मैं जितना अप्रिशिएट करूं उतना ही कम है सिद्धांशु जी को। एंड वो पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि धर्म में, इस्लामिक अकॉर्डिंग और हर चीज़ के मामले में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि वो इक्वल चीज़ों को रखते हैं, कभी भी अप एंड डाउन नहीं करते कि चलो एक तरफा बात रख लेते हैं। वो चीज़ें उनमें मैंने नहीं देखी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी ओवरऑल सिद्धांशु जी की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। और आई थिंक कि ये गिफ्ट है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए
कि एक इतने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान जो है वो उनकी पार्टी में मौजूद हैं और इतना ऑनेस्टली वो बात करते हैं, वो हर किसी को बराबर रख के डिस्कशन करते हैं। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ओवैसी टू बी ऑनेस्टली उसकी मुंह ही बंद हो गया, उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं डिबेट करके फंस गया हूँ, वो ये सोच रहा था कि मैं फंस गया हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। बाकी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो देखकर। और ना जब सिद्धांशु जी बात कर रहे होते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है, जब शुरू होने लगे ना तो अभी सामने वाले की खैर नहीं है, और ख़ासकर ओवैसी की तो वैसे ही खैर नहीं होती है, मैंने ये बड़ी नोट किया है। हाय गाइस, कमेंट में बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।